तो जैसा कि हम सबको पहले से ही पता था कि अमित के पिताजी ने दयाराम जी से कहा था कि हम पत्र लिख करके उनको सूचित करेंगे कि उन्हें रिश्ता कैसा लगा। अब इस चौथे अध्याय में की शुरुआत यहीं से होती है कि मीनू के घर में पत्र का इंतजार हो रहा है और आप सभी को तीसरे अध्याय में ये पता ही चल चुका है कि माँ ने अमित की माँ ने बहुत समझाया पिताजी को और उनसे ऐसा पत्र लिखवाया जिसमें यह लिखा था कि मुझे आपकी छोटी बेटी आशा पसंद है और ऐसा इसलिए कहा जिससे कि छोटी बेटी का विवाह वो पहले नहीं करेंगे और रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। तो चलिए चौथे अध्याय की शुरुआत होती है। अब देखें कि जब ये पत्र मीनू के घर पहुंचेगा तो क्या दशा होगी। तो अध्याय 4 की शुरुआत होती है। सुबह के लगभग 11 बजे होंगे। पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था। घर में सबको इंतजार था पत्र का, उस पत्र का जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। आशा, रोहित, माँ, पिताजी सब अपनी अपनी बात करने में व्यस्त थे। माताजी को इस बात का शक था कि शायद उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है, इसीलिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा। पिताजी कहते, अरे भाई, यहां से पहुंचने पर घर में सलाह करेंगे और फिर पत्र लिखेंगे, फिर डाक भी तो गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए, दो दो मानसिकताएं एक तरफ दिखी। माँ को ऐसा लग रहा था कि शायद रिश्ता मंजूर नहीं है और पिताजी कहते हैं कि बातचीत करने में घर में समय लगेगा और फिर पोस्ट ऑफिस वालों से भी तो कभी कभी देर हो जाती है। अब देखिए मीनू क्या सोच रही है। मीनू अपने कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके हृदय की धड़कन तीव्र होती जा रही थी। उसे अतीत की स्मृति हो आई। पहले भी कई बार देखकर उसे नापसंद कर दिया गया था। उसे इतनी घबराहट तब भी नहीं होती थी जब उसका परीक्षा फल निकलता था, पर आज यह घबराहट कैसे। तो आप लोगों ने ये देखा कि कितना दबाव और कितना तनाव, कितनी मीनू की मानसिक स्थिति क्या है। वो बहुत घबरा रही है कि क्या होगा और उसकी तुलना यहाँ पर सुषमा अग्रवाल जी ने, जैसे आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा फल जिस दिन निकलने वाला होता है उस दिन आप बहुत बहुत अ, बहुत उत्सुक रहते हैं और साथ ही साथ बहुत बहुत चिंतित भी रहते हैं कि परिणाम कैसा होगा। लेकिन मीनू की यह स्थिति जो उसके रिश्ते को लेकर के है, ये परीक्षा फल के परिणाम के समय जो चिंता होती थी उससे भी ज्यादा है। अब देखें आगे क्या होता है। वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। तभी पोस्टमैन की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद अमित के यहां से पत्र आया है। यह कल्पना करके कर उसके हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो गई। पढ़ाई के परीक्षा फल में वह हमेशा प्रथम आती थी, परंतु इस परीक्षा में वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पास भी हो सकेगी या नहीं। तभी उसे रोहित की आवाज सुनाई दी, जो कि जोर जोर से बोल रहा था कि मेरठ से पत्र आया है। अ- पिताजी ने पत्र पढ़ा। एक एक करके सबने पत्र पढ़ा, परंतु परंतु पढ़ने के बाद सबके चेहरों पर उदासी छा गई। अब ये उदासी क्यों छाई आपको पहले से ही पता है। घर में मौन छा जाने से मीनू समझ गई कि यहां से भी वह नापसंद कर दी गई है।
यह कल्पना कर उसका दिल रो पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसमें क्या कमी है। कुरूप तो नहीं है वह। तो वह समझ नहीं पा रही थी कि उसमें क्या कमी है। कुरूप तो नहीं है वह। कुरूप शब्द का अर्थ होता है कि वह उतनी बदसूरत या दिखने में इतनी बुरी तो नहीं है कि लोग उसे बार बार नापसंद कर दे रहे हैं। बस नापसंद कर दिया गया है, यह सोच करके ही, यह कल्पना करके ही उसका दिल रोने लगता है। घर में मौन छा जाने से उसे ये अंदाज लग गया था कि वह यहां से भी नापसंद कर दी गई है। और वह समझ नहीं पा रही है, वो इतनी देखने में भी इतनी कुरूप नहीं है, ठीक ठाक है, फिर भी हर जगह से नापसंद क्यों कर दी जाती है। तो आगे देखिए, उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। शायद वह विवाह के योग्य ही नहीं है। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह विवाह नहीं करेगी। एक ठंडी सी आह भरकर वह तकिए में मुंह छिपाकर लेट गई। हीन भावना घर करने का मतलब होता है कि उसके मन में एक भाव आ गया कि वह, उसके अंदर कमी है, जिसको आप अंग्रेजी में कभी कभी कहते हैं कि इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो मन में उसके एक ऐसी फीलिंग आ गई कि मेरे अंदर कुछ कमी जरूर है, और फिर वह तय कर लेती है कि वह कभी विवाह नहीं करेगी। अगले पैराग्राफ में देखिए, बाहर कमरे में माताजी व पिताजी बातें कर रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा। मां बोली, मैंने उसी दिन आशा से कहा था कि तू अंदर कमरे में नहीं जाना जहां लड़के वाले बैठे होंगे, पर उसने कहां सुनी, पहुंच गई वहीं पर। कुछ देर रुककर, देख लिया ना तुमने उसका नतीजा, कहकर मां ने ठंडी आह भरी। पर मीनू की मां, आशा तो अभी छोटी है, इंटर की परीक्षा ही तो दे रही है। फिर जब बड़ी बेटी मीनू घर में बैठी है तो इस तरह हम उसकी शादी नहीं करेंगे। बेचारी मीनू, वह तो वैसे ही उदास रहती है, क्या बीतेगी उसके दिल पर जब वह यह सब सुनेगी। मां ने परेशान होकर कहा, हमारी बेटी ने क्या कसूर किया है जिसका फल भगवान उसे दे रहा है। पढ़ी लिखी है, एमए पास है, फिर हमेशा ही प्रथम श्रेणी में पास हुई है, और जहां तक खूबसूरती की बात है, बहुत सुंदर न सही, देखने में अच्छी लगती है। यह कहकर पिताजी कुछ उदास से हो गए। देखिए, एक एक पत्र का किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, इस पर एक प्रश्न बन सकता है कि जब अमित के घर से पत्र आया, तो पत्र आने के बाद मीनू की क्या प्रतिक्रिया हुई, मां की प्रतिक्रिया क्या हुई, और पिता की मनःस्थिति कैसी थी, इस पर एक प्रश्न बन सकता है। इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा, और अगर कोई समस्या हो तो मुझे पूछिए। यह सब बातें मीनू अंदर कमरे में बैठी सुन रही थी। अपने अंदर साहस एकत्र कर वह पलंग से उठ खड़ी हुई। वह दिल ही दिल में निर्णय कर चुकी थी कि अब शादी नहीं करेगी। उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था कि वह जो निर्णय ले रही है वह उचित है कि नहीं। अंत में इसी निर्णय को उचित मानकर वह कमरे से बाहर निकली। यहां पर प्रश्न बनता है कि किस निर्णय को उचित मानकर वह कमरे से बाहर निकली। तो उसका जवाब आपको इस प्रकार से देना होगा कि वह विवाह नहीं करेगी। अपने इस निर्णय को उसने उचित माना और यही सोच करके वह कमरे से बाहर निकली। ये आप ध्यान दीजिएगा।
और अंतर्द्वंद शब्द जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया है, बार बार आता रहेगा। अंतर्द्वंद और अतीत की स्मृतियां, ये शब्द बार बार आते रहेंगे। फिर आगे चले। पिताजी व माताजी के उदास चेहरों को देखकर उसकी आंखें दुख से बोझिल हो गई। जैसे किसी के ऊपर बोझिल, बोझिल शब्द का अर्थ समझने के लिए देखिए, जैसे किसी के ऊपर बोझ, बोझ यानी कोई वजन या कोई सामान किसी के ऊपर लाद दिया जाए तो वो थोड़ा सा झुक सा जाता है। तो ऐसे ही जब वह माता और पिताजी के उदास चेहरों को देखती है तो उसकी आंखें दुख से थोड़ी थोड़ी, जिसको कहते हैं आप, हैवी हो गई। थोड़ा उनको बड़ा दुख हुआ। वह उनके दुख को, आगे देखें, वह उनके दुख को भली भांति समझ रही थी। कितनी अभागिन थी, कितनी अभागिन थी वह, जिसके कारण उसके माता पिता इतने परेशान थे। देखिए कितना उसकी मन स्थिति कैसी है, वह स्वयं को कोस रही है। वह यह कह रही है कि मैं भाग्यशाली, यानी लकी जिसको आप कहते हैं, मैं कितनी अनलकी हूं, मैं कितनी मनहूस हूं, मैं कितनी बुरी हूं, जिसके कारण मेरे माता पिता को इतना परेशान होना पड़ रहा है। बार बार शादी के लिए लोग आते हैं, मुझे देखते हैं और विवाह से इनकार कर देते हैं, और माता पिताजी हर बार उदास हो जाते हैं। तो वह यह सब सोचती है और तब उसे ऐसा लगता है कि वह बड़ी अभागिन है, उसका भाग्य अच्छा नहीं है, क्योंकि उसी के कारण तो उसके माता पिता इतने परेशान हैं। देखिए भूमिका जब हम पढ़ रहे थे तो सुषमा अग्रवाल जी ने लिखा है कि इन्हीं सब परेशानियों से अपने माता पिता को मुक्त करने के लिए बहुत सारी लड़कियां आत्महत्या कर लेती थी उस समय में, कि जैसे मेरे माता पिता को ये रोज रोज का दुख न झेलना पड़े। खैर आगे चले। मीनू ने अपने अंदर साहस एकत्र किया और पिताजी से बोली, पिताजी आप मेरी चिंता न करें, आशा की शादी वहां कर दे। मेरे कारण आप उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं? नहीं बेटी, यह सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटी, तुम्हारी मनःस्थिति, यानी तुम्हारे मन के भावों को, तुम्हारी मनःस्थिति को हम भली भांत समझते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा। यह कहकर पिताजी ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। सांत्वना यानी तसल्ली, आश्वासन, और अंग्रेजी में कहेंगे कंसोल करने की कोशिश की, कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा। फिर आगे देखिए। पिताजी आप इतने परेशान न हो, मैं अपनी चिंता अपने आप करूंगी, आप आशा की शादी कर दीजिए। पर इस तरह से जब बड़ी बहन की शादी न हो और छोटी की कर दें तो क्या कहेगा समाज हमें? यही ना कि बड़ी बेटी अभी घर में बैठी है और छोटी की शादी कर दी। पिताजी कुछ तेज स्वर में बोले। ये तेज स्वर बताता है कि समाज का कितना दबाव होता है माता पिता के ऊपर। आगे चलें। आप समाज की इतनी चिंता करते हैं, क्या करता है समाज हमारे लिए? यह समाज ही हमें इस तरह की परिस्थिति के लिए विवश करता है। आप समाज की चिंता न करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। तभी पास बैठी मां बोल पड़ी, बेटी हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं है कि बड़ी बेटी के घर में रहते हुए छोटी की शादी हो। मां, आप मेरी शादी की चिंता न करें। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हूं, जिससे मैं बोझ न बन सकूं। मीनू भरे कंठ से बोली। अब देखिए यहां पर, जिससे मैं बोझ न बन सकूं, मतलब अभी उसे ऐसा लगता है कि बार बार विवाह के लिए रिश्ते आते हैं, माता पिता बार बार निराश हो जाते हैं क्योंकि कोई उसे पसंद नहीं करता। तो इस तरह से वह
धीरे धीरे एक बोझ सी बनती जा रही है अपने माता पिता के लिए। तो कुछ लड़कियां होती हैं जो जो ऐसे समय में आत्महत्या करके अपने माता पिता को उस बोझ से मुक्त करने की कोशिश करती हैं। और लेकिन यहां पर मीनू ऐसा नहीं कहती। मीनू कहती है, मैं अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हूं, मतलब खुद से अपना अस्तित्व बनाना चाहती हूं, मैं कुछ बनना चाहती हूं। यही है नया रास्ता। आप उपन्यास पढ़ रहे हैं ना, नया रास्ता, यही है नया रास्ता जो मीनू अभी बता रही है कि मैं अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हूं। मीनू भरे कंठ से बोली। चलिए आगे देखते हैं। बोझ, कैसा बोझ? एक बेटी अपने माता पिता के लिए बोझ है, ऐसा कैसे सोच लिया तूने? मां बोली। मां, आप बुरा मान गई। मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि हर लड़की को भी अपने पांव पर खड़ा होना आवश्यक है। आज के आधुनिक युग में स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। फिर मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मैं भी कुछ कर सकती हूं। मीनू ने बात संभालने का प्रयास किया। यहां मेरे कहने का अभिप्राय यह था। अभिप्राय शब्द का अर्थ होता है अर्थ। अर्थ होता है अर्थ, यानी मीनिंग, तात्पर्य। मेरे कहने की ये मीनिंग है, ऐसा कहकर के वो बात संभालने की कोशिश करती है। फिर देखिए माँ क्या कहती है। मीनू, अपने पांव पर खड़े होने में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु शादी करना भी आवश्यक है। इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, फिर हमारी जिंदगी का भी क्या भरोसा? कौन करेगा दुख सुख में तेरी मदद? अपने पति का और बच्चों का ही तो सहारा होता है, जो वृद्धावस्था में काम आते हैं। देखिए हर ये क्या सोच है माता पिता की, कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हमारा सहारा बनेंगे, हमारे पति हमारा सहारा बनेंगे। तो ये एक तरह की सोच है उस समय की। अभी आगे देखें। पर माँ, अभी मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है। आप आशा की शादी की बात चलाएं। यह कहकर मीनू अंदर कमरे में चली गई। माँ और पिताजी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सिर्फ मीनू के कहने में आकर आशा की शादी कर दें? अभी वे इसी उलझन में फंसे थे कि इतने में पिताजी के एक मित्र आ पहुंचे। वह उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे। घनिष्ठ माने जानते हैं आप? क्लोज, जैसे जिसको आप कहते हैं क्लोज फ्रेंड। घनिष्ठ माने जो बहुत आपसे जुड़ा हुआ हो। तो वह उनके घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। जब कोई क्लोज फ्रेंड होता है तो आप सारी बातें उसके साथ बता सकते हैं। तो वह घनिष्ठ मित्र थे, एकदम क्लोज फ्रेंड थे, इसीलिए उन्होंने कहा, उनसे बात की। तो क्या बात की? सारी बातें ज्ञात होने पर, ज्ञात होने माने जान लेने पर, उन्होंने भी यही सलाह दी कि आशा की शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने मतलब पिताजी के मित्र ने भी यही सलाह दी कि आशा की शादी कर देनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। सब निर्णय लेने के बाद पिताजी ने निश्चय किया कि एक बार मेरठ अमित के पिताजी से मिलकर आना चाहिए। क्योंकि अब तो ये निर्णय ले लिया है कि ठीक है आशा की शादी कर देंगे, लेकिन एक बार अमित के पिताजी से मिलना चाहिए, ऐसा निश्चय किया मीनू के पिताजी ने। अपने दिल में आशा संजोए आशा का रिश्ता लेकर पिताजी अमित के घर जा पहुंचे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आशा से शादी की बात स्वयं उन्होंने पत्र में लिखी थी। अब यह उम्मीद क्यों थी आपको पहले से ही पता है, क्योंकि आशा को उन लोगों ने लिखा कि हमें आशा पसंद आई है। तो इसलिए पिताजी भी बहुत उनको भी बहुत आशाएं थी, एक्सपेक्टेशन थी कि अब तो ये काम हो ही जाएगा, आशा की शादी पक्की हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने ही रिश्ता मांगा है। चलिए फिर देखें, वो मिलने गए हैं तो क्या होता है। जब पहुंचते हैं मीनू के पिताजी घर तो क्या होता है, अमित के घर, मायाराम जी के घर।
तो घर में उस समय कोई नहीं था। नौकर ने दरवाजा खोला और दयाराम जी को अंदर बैठा लिया। अभी उन्हें बैठे कुछ ही समय हुआ था कि इतने में कोई सज्जन अपनी चमचमाती कार से नीचे उतरे और अंदर प्रवेश किया। यह ज्ञात होने पर कि मायाराम जी कहीं बाहर गए हैं, वे भी वहीं बैठ गए। बातों बातों में पता चला कि वे शहर के बहुत बड़े व्यक्ति धनीमल जी हैं। धनीमल जी ने बताया कि उनकी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के साथ पक्का हो गया है। 5 लाख रुपए लगा रहे हैं वे शादी में। यह ज्ञात होते ही होने पर दयाराम जी के पांव तले धरती खिसक गई। अब उन्होंने 1 मिनट भी वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से उठ खड़े हुए। अब देखिए यहां पर प्रश्न बनता है, वहां 1 मिनट भी वहां ठहरना उन्होंने उचित यानी एप्रोप्रिएट क्यों नहीं समझा? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आशा की शादी का रिश्ता मांगना सिर्फ एक नाटक था, सच्चाई नहीं थी। इसीलिए और पृष्ठभूमि में क्या हो रहा था, बैकग्राउंड में क्या हो रहा था? सच्चाई ये थी कि अमित के परिवार वालों ने धनीमल जी की बेटी से रिश्ता कर लिया है और वो निश्चय कर लिया है कि उससे शादी करेंगे। ये हमें टालने के लिए उन्होंने आशा वाली बात रखी। तो 1 मिनट भी वहां रुकना उन्हें उचित नहीं लगा, इसलिए और वहां से उठ खड़े हुए। तो आगे देखिए क्या होता है। सारे रास्ते दयाराम जी यही सोचते रहे कि उन्होंने आशा के रिश्ते के लिए क्यों लिखा, जबकि उन्होंने एक धनी घर की बेटी से रिश्ता कर दिया है। कैसी जालिम है यह दुनिया। सब कुछ पैसा ही है इस दुनिया में। इंसान में इंसानियत, शर्म, लज्जा कुछ भी तो नहीं रही। पिताजी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। फिर से देखिए अंतर्द्वंद शब्द आया। पिताजी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। घर पर सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आशा का रिश्ता पक्का हो जाएगा। घर पहुंचने पर दयाराम जी का उदास चेहरा देखकर सभी समझ गए कि आशा के रिश्ते के लिए भी मना हो गई है। वास्तविकता जानने पर सबका हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया। तो अब यहां पर यह प्रश्न बनता है कि कौन सी वास्तविकता जानने पर मीनू के परिवार के सदस्यों का हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया? तो आप बताएंगे कि किस प्रकार से धन के लालच में आकर के उन्होंने अमित का रिश्ता धनीमल जी की बेटी सरिता से करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो 5 लाख रुपए लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन अपने ऊपर आरोप न ले कि हमने शादी से इनकार किया, इसलिए एक षड्यंत्र किया और आशा के शादी की बात की। तो ये जब सच्चाई लोगों को पता चलती है, परिवार के लोगों को, तब ये सच्चाई जानने पर मीनू के परिवार के जो सदस्य थे, उनका हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है।